नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन। आज आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन सी ऐसी 10 बातें आपको रखनी पड़ेंगी या ध्यान रखना पड़ेगा जिनकी वजह से आपका लोन 100% अप्रूव होगा। साथ में एक अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा मैं, जिसके अंदर क्या क्या पॉइंट मैं डालता हूं, किन किन बातों को ध्यान रखता हूं। और दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी लोन की आत्मा होती है। शुरू से लेके आखिरी तक पहले आपने क्या करा, अब क्या है, भविष्य में क्या होगा, सब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक सारे पॉइंट जरूर देखिएगा ताकि पूरे लोन प्रोसेस में कहीं भी दिक्कत ना आए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसी बने जो सब जगह काम आ जाए। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, साइन, स्टैंप और डेट। यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेता हूं तो उसको मुझे साइन करना है, स्टैंप मारनी है सीए की। बैंक के पास आप जाते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाते हो, वो कहता है सीए की स्टैंप करा के लाओ, साइन करा के लाओ। तो दोस्तों, मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। ये ऑर्डर है आरबीआई का। इस ऑर्डर के हिसाब से आरबीआई ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं करी है जिसमें यह लिखा हो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक सीए से सर्टिफाई हो। तो पहला पॉइंट मेरा आज क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, कि सीए से स्टैम्प करना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑर्डर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है मैंने। आप उसे क्लिक करके उस ऑर्डर को जो आरटीआई लगी थी डाउनलोड कर सकते हैं और बैंक मैनेजर को दिखा सकते हैं। फिर भी अगर बैंक मैनेजर इंसिस्ट करता है कि भैया मुझे सीए की स्टैम्प चाहिए, तो फिर तो आपको दोस्तों करानी पड़ेगी, क्योंकि बैंक टू बैंक, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लोन अमाउंट पर डिपेंड करता है कि बैंक मैनेजर चाहता है कि एक सीए की स्टैम्प लग जाए तो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बढ़ जाती है। तो हमारी इतनी वैल्यू दोस्तों है कि हाँ भैया, बैंक वाला भी कहता है कि पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे साइन करा के लाओ। दूसरा पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जब कभी भी मैं किसी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करता हूँ, यानी कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, ना उस व्यक्ति को ये पता कि मैं किस स्कीम में अप्लाई करूँगा, ना उसे ये पता मुझे कहाँ जमा करनी है, ना मुझे ये पता कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मुझे पॉइंट कौन कौन से डालने हैं, ना मुझे ये पता कि मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, सीए में डाटा चाहिए, या डिटेल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, या बिजनेस प्लान भी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, ये ध्यान रखिए कि मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत कहाँ है। मैं एमएसएमई लोन लेने जा रहा हूँ, मैं पीएमजीपी लोन लेने जा रहा हूँ, मैं मुद्रा लोन लेने जा रहा हूँ, स्टैंड अप इंडिया का या स्टार्टअप का, किस टाइप का लोन लेने जा रहा हूँ, मेरा टर्म लोन है या मेरा वर्किंग कैपिटल है या मेरे दोनों हैं। तो बहुत सारे बारीक वाले पॉइंट हैं, ये डिसाइड करिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैं तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ वो इस तरीके से होती है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, चाहे एमएसएमई में अप्लाई करें, चाहे स्टार्टअप में, स्टैंडअप में, पीएमजीपी में, स्टार्टअप में, या जनरल बिजनेस या टर्म या वर्किंग, सब जगह सिंगल रिपोर्ट काम आती है। प्रैक्टिकल जो मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी दिखाऊंगा वीडियो के आखिरी में कैसे होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे जमा कहाँ करनी है, किस स्कीम के अंदर अप्लाई करना है और मुझे चाहिए क्या। किसी को पता ही नहीं है कि मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, यानी कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो अलग होती है, बेसिक चीज़ें होती है उसके अंदर। या मुझे सिर्फ सीए में डाटा चाहिए, यानी कि जब मैं वर्किंग कैपिटल लेने जा रहा हूँ या रिन्यू कराने जा रहा हूँ तो सिर्फ सीए में डाटा चाहिए, रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल रेशियो, काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं। या मुझे सिर्फ एक ओनली प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट चाहिए। कई बार मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, ड्राफ्ट में देखता हूँ उसके अंदर बैलेंस शीटें ही नहीं होती हैं, प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट नहीं है, प्रोजेक्टेड पीएनएल नहीं है, फोरकास्टिंग नहीं है। तो क्या मुझे ये भी चाहिए? या सबसे आखिरी में आता है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसके अंदर सब कुछ होता है, जो ब्रह्मास्त्र होता है। मैं जब भी बनाता हूँ दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चाहे वो 4 लाख की हो, 40 लाख की हो या 40 करोड़ की हो, हमेशा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उसके अंदर शुरू से लेके आखिर तक का आता है, चाहे छोटा लोन हो बड़ा हो, सभी के केस में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना बहुत जरूरी है ताकि बैंक मैनेजर को थोड़ा सा समझ में आए, थोड़ा सा इंप्रेसिव लुक लगे और वो आपके लोन में इंटरेस्ट ले सके। एक बार मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मेरी बनी है, अगर उसमें इंटरेस्ट ले लिया बैंक मैनेजर ने, तो आगे की प्रोसीडिंग बड़ी आसान हो जाती है। एक एंट्री है हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो दूसरा पॉइंट हो गया, इसका आपने ध्यान रखना है जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। तीसरा पॉइंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में ईयर। कितनी सारी मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आती हैं जब मैं लोन कराता हूँ, मैं देखता हूँ लोन चल रहा है मेरा 5 साल का, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट सिर्फ 2 साल की है। भैया फिर 5 साल का लोन क्यों ले रहा है? जितने साल का आपने लोन लेना है, अगर 5 ईयर का मेरा लोन है तो हमेशा 5 साल की बैलेंस शीट बनेगी। मैं क्या करता हूँ, अगर 5 साल का लोन है तो 5 ईयर की बैलेंस शीट बनाता हूँ, प्लस में 1 ईयर एक्स्ट्रा दिखाता हूँ कि बिना लोन के जब मैं पूरा पे कर दूंगा तो मेरी सिचुएशन कैसी है। तो जितने भी साल का आप लोन लेंगे
ध्यान रखिएगा उतने ही साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट P&L, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी डाटा है सारा उतने साल का ही बनेगा। अब नया बिजनेस है या ओल्ड, कई सारे लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लेते हैं और भूल जाते हैं कि मुझे नया बिजनेस लेना है या ओल्ड। अगर ओल्ड बिजनेस में ही लोन लेना है एक्सपेंशन के लिए तो पुराने बिजनेस की डिटेल भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आएगी। जो पहला साल होगा उसमें हम लिखते हैं ऑडिटेड या अनऑडिटेड कंपाइल्ड, पूरा डाटा एक्चुअल में आता है और उसके 5 साल या 6 साल प्रोजेक्टेड आते हैं। तो ये ध्यान कर लीजिएगा कि मेरी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कितने साल की होगी और मेरा नया बिजनेस है या पुराना, उसी के हिसाब से ही अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे बनाइएगा। होता क्या है, हमें कुछ पता नहीं होता और हम डिपेंड करते हैं अपने एजेंट पे, यानी कि जो मेरे से भी लोन कराते हैं या मेरे से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो सिर्फ ये कहते हैं कि सर मुझे ऑयल मिल का काम खोलना है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दीजिए, 15 लाख के आसपास आएगा बस। इसके बाद दूसरी चीज़ बड़ी मुश्किल होती है उससे पूछना कि कितना टर्म लोन है, कितना वर्किंग कैपिटल है, कोटेशन कहाँ है, वो सब चीज़ें, तेरा आइटम क्या है, एक महीने की वर्किंग क्या है, तेरा प्रॉफिट क्या है, कुछ भी नहीं पता होता। बैलेंस शीट कितने साल की बनानी क्या नहीं। और जिसे कुछ नहीं पता, लोग क्या करते हैं, जो कंसल्टेंट है जो बनाते हैं कुछ भी चेपते रहते हैं, चलता रहता है, लोन हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, हो या ना हो अलग इशू है, लेकिन मेरा पर्पज़ यही है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी ठीक होनी चाहिए ताकि मेरी फाइल आगे प्रोसेस होती रहे। एड्रेस, नाम और डिस्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल के नाम के साथ, मान लीजिए आप कोई भी ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट का काम सोच लेता हूँ मैं, रेस्टोरेंट में मेरा माल 4 जगह से आना है, तो कम से कम बताइए तो सही कि उनके नाम क्या है, एड्रेस क्या है। किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैं देखता हूँ कि लोग उनके नाम नहीं डालते, मैं डिस्टेंस तक डालता हूँ कि भैया कितने लोकल हैं, कितनी दूर है, माल खत्म हो जाएगा। बड़ा इंप्रेसिव होता है। कई बार जब अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है डिटेल में, बड़ी बड़ी जो होती है 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ वाली, बड़ी वाली की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बाकायदा कोटेशन भी लेते हैं कि भैया मटेरियल की भी कोटेशन क्या है। टर्म लोन में जो मशीनरी है वो तो मस्ट है ही है, लेकिन इसमें भी हेल्प मिलती है। सप्लायर के नाम नहीं पता, मुझे ये नहीं पता मैं कितनी दूर से माल लेके जाऊंगा, तो फिर फ़ायदा क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। तो हमेशा जिससे भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं उसको ये डिटेल जरूर दीजिए, हो सके तो कोटेशन भी दे दीजिए और डिस्टेंस वाइज भी कि भैया इतनी डिस्टेंस पे मेरा रॉ मटेरियल वाला है, तुरंत अवेलेबल है, जैसे ही जरूरत पड़ेगी तुरंत मिल जाएगा। 5वां पॉइंट दोस्तों, और मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो मैं देखता हूँ वो ये वाली है, यूनिट प्राइस। यानी कि मैं जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाता हूँ, कितनी सेल होगी, 93 लाख की सेल, 80 लाख की परचेज, 2 लाख की सैलरी, 12,000 रुपये का रेंट, दिखा दीजिए सर, प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए। मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ कि भैया रियल बिजनेस के अंदर मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है और मेरा मार्जिन लगाने के बाद प्रॉफिट कितना आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक ऑयल है, कोई से भी ऑयल ले लीजिए, धानी ऑयल ले लेता हूँ मैं, 280 रुपये का मार्केट रेट है उसका। एग्जाम्पल के लिए आप जो एवरेज बता रहा हूँ मैं, डिस्काउंट चल रहा है इस समय तो थोड़ा सस्ता हो गया है, मुझे ये बेचना है 280 रुपये में। मैं इसके लिए एक मशीन ले आया, 2000 किलो निकलता है उससे, 2K 2000 kg पर मंथ का एग्जाम्पल मान लेता हूँ। मैंने एक बैलेंस शीट बना दी, उसके अंदर मैंने खर्चा लिख दिया 8 लाख का, कि मेरा एक महीने में 8 लाख का खर्चा हो रहा है 2000 बनाने पे। तो बैंक मैनेजर क्या करेगा, अच्छा 8 लाख का खर्चा है 2000 पे सब कुछ मिला के, तो मेरी कॉस्ट जो आ रही है पर केजी पे वो आ रही है 400 रुपये। थोड़ा उल्टा होकर देख लेना, दिख जाएगा आपको, 400 रुपये की कॉस्ट आ रही है। तो 400 रुपये की तो आपकी कॉस्ट आ रही है यार, बाजार का रेट चल रहा है 280 रुपये। अच्छा ये प्रॉफिट कैसे आया, मैंने सेल की वैल्यू बढ़ा दी। मैं हमेशा टोटल वैल्यू पे ध्यान रखता हूँ, पर यूनिट के ऊपर भूल जाता हूँ, चाहे वो ट्रेडिंग आइटम हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस है। सर्विस सेक्टर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ पर यूनिट कॉस्ट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं जितने भी क्लाइंट हैं जिनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ, पर यूनिट कॉस्ट निकालता हूँ, उसमें उसका मार्जिन ऐड करवाता हूँ, तब कहता हूँ कि भैया तेरी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है अब ठीक है, अब तुझे समझ में आ गया। कई बार मैं पूछता हूँ उसे ये पता ही नहीं होता, कहते सर अपने हिसाब से कर दो ना सर, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ, वरना मैं आपसे क्यों बनवाता। अरे भाई तो मेरे पास आया है, पर तेरे को भी तो पता होना चाहिए कि बिजनेस का रेट क्या चल रहा है, पर यूनिट कॉस्ट। 1 लीटर तेल बेचेगा तो कितने का बिकेगा, तो 8 लाख रुपए दिखा रहा महीने की कॉस्टिंग, 2000 की तेरी कैपेसिटी है, 400 रुपये तो कॉस्टिंग लेके आ रहा तू, तो तेल कैसे बेचेगा। तेल लगाना नहीं है, तेल बेचना है हमें। तो दोस्तों पर यूनिट कॉस्ट जरूर निकाल के देनी है, जिससे भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, और खुद कैलकुलेट करनी है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाए। प्रूफ ऑफ प्रपोज सेल, मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, नमकीन बनाऊंगा, तेल निकालूंगा, बेचूंगा किसे,
सर मार्केट में बेचूंगा जाके। अरे किसे बेचेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोन के अंदर यही है कि आदमी बेचेगा किसे। और मेरे हिसाब से बता दूं 95% जो स्टार्टअप हैं वो सिर्फ इसकी वजह से फेल हो जाते हैं। मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, सेल नहीं हो पाती है, मार्केट का प्राइस नहीं पता। बहुत सारे लोगों से जब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि तेरा 1 किलो माल या 1 लीटर माल कितने का बिकेगा? वो कहता है सर पता करके बता दूंगा। आप डाल दो ना सर, आप देख लो, आप डाल दो। अरे भाई तू जिस मार्केट में बेचेगा, जहाँ से लोन ले रहा है, जहाँ फैक्ट्री लगाएगा, तुझे उस एरिया का रेट ही नहीं पता तो बिजनेस कैसे चलाएगा? सिर्फ लोन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, आपके बिजनेस के लिए भी जरूरी है ये पता करना कि मेरी मार्केट क्या है। आप मार्केट में सर्वे करिए, उन लोगों के नाम लिखिए, उनसे पूछिए कि आप कितनी क्वांटिटी बाय करते हैं, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, उसकी ऐसी ऐसी स्पेसिफिकेशन है, आप मार्केट से कितने रेट पे ले रहे हैं, एक आपको आइडिया लगेगा। जब बैंक मैनेजर डिस्कशन करेगा मैनेजर, तो आप उसकी हेल्प कर सकेंगे। तो ये जरूर लगाइए, LOI एडवांस कोटेशन है या एग्रीमेंट है, और मार्केट की सर्वे रिपोर्ट। जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न में हो, आप ओरली भी लिख सकते हो कि मैं इसी एरिया में गया, इतनी इतनी डिस्टेंस पर है, इन्हीं लोगों से मैंने बात करी, ये इनके फ़ोन नंबर है, मैंने एक सर्वे करा है। थोड़ा सा जेन्युइननेस लगे कि हाँ आदमी एक्चुअल में बिजनेस करना चाहता है। ऐसा नहीं है CA से 2,500 रुपये में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली और मेरे पास आ गया है, इस तरह का ना लगे। छठा पॉइंट दोस्तों और 7वां पॉइंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, चेंज ऑफ लैंड यूज, जिसे बोलते हैं CLU। कई बार मैं अपनी फैक्ट्री एग्रीकल्चर लैंड पे लगाना चाहता हूँ, लेकिन लोन में क्या होता है, जब तक आपकी वो इंडस्ट्रियल लैंड नहीं होगी, कमर्शियल नहीं होगी, लोन अप्रूव नहीं होता। तो अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, अगर मैंने चेंज करा ली और लोन नहीं हुआ तो मेरा एग्रीकल्चर का स्टेटस भी गया यार, क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह काफ़ी कुछ दिक्कत पड़ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन जरूर बना लीजिए, कम से कम उसकी अप्लाई करके एप्लीकेशन, CLU बोलते हैं इसके, चेंज ऑफ लैंड यूज, एग्रीकल्चर लैंड का है, एक एप्लीकेशन जरूर लगा दीजिए कि भैया देखो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, अगर वहाँ पे यूनिट सेटअप कर चुके हैं या लगा भी रहे हैं तो चाहे इसका, और एक होता है पावर इलेक्ट्रिसिटी का, पावर इलेक्ट्रिसिटी का भी आप जो सैंक्शन लोड बढ़वाना है उसकी भी एक एप्लीकेशन दे दीजिए, काम चल जाएगा। कि मेरा पर्पोज ये है। लो जी सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे पास आती है, मैं देखता हूँ उसके अंदर जो EMI है लोन की और प्रिंसिपल अमाउंट, बैलेंस शीट P&L में वही नहीं होता। वो कहता है पता क्या कहते हैं कि सर अभी लोन थोड़ा हुआ हमारा जो हम दिखाएंगे इसमें, जब लोन होगा तभी तो। मैंने बोला प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत है यार। कहता जी ये मैंने बात करी है, वो यही कह रहा है कंसल्टेंट कि मैं इसमें क्यों दिखाऊंगा बैलेंस शीट और P&L में, ना बैलेंस शीट में लोन आएगा ना P&L में इंटरेस्ट आएगा, जब मिलेगा तभी तो करोगे। अरे भाई जो बन रही है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये पूरी पूरी परपोज्ड है, अभी हम वो कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट P&L के अंदर भी EMI का इंटरेस्ट और लोन दोनों में आएगा। हम प्लानिंग कर रहे हैं भैया कि मेरा अगर इंटरेस्ट कॉस्ट रहा, बैंक वाला देखता है P&L में कि मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट के बाद क्या ये मेरा पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्या मेरी EMI निकल पाएगा निकल पाएगा, तभी हम DSCR रेशियो जो कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा जब भी आप अपनी बैलेंस शीट P&L बनाएं उसके अंदर EMI जरूर डालें। कितने लोग डालते नहीं हैं और बहुत बहस करते हैं मेरे से कि सर ज़रूरत ही नहीं है, जब हमारा लोन ही नहीं हुआ अभी तो मुझे क्या पता। अरे कैलकुलेट करना पड़ता है, अभी दिखाऊंगा मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। पेज नंबर इंडेक्सिंग, बैंक जाएंगे, बोलेगा कहाँ है आपका बायोडाटा, हाँ हाँ, कहाँ पे कोटेशन है, अरे सर सर सर, अरे सर पेज गिर गया, अरे पेज असल मुझे लग रहा है घर भूल गया मैं। अगर इस तरह से करोगे तो कैसे काम चलेगा? पेज नंबर होने चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, एक चार्ट होना चाहिए, मैं बकायदा उसको बैंडिंग करा के उसके अंदर पेज नंबर भी होते हैं और साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट पेज हैं जो बैंक वाला देखता है, रेशियो है, CA में डाटा है, बैलेंस शीट है, उसमें टैग करता हूँ, फ्लैग लगा देता हूँ, उस पर लिख भी देता हूँ। भैया जितना सहूलियत हम उसको देंगे उतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट दिखाएगा हमारी फाइल में। और जब देखेगा कि इस तरीके से बनकर आई हुई है, ऊपर पन्नी लगी है, नीचे पन्नी लगी हुई है, स्पाइरल बाइंडिंग हुई हुई है, सबसे ऊपर इंडेक्स है, पेज नंबर डले हुए हैं और फिर फ्लैग हुए हुए हैं, फ्लैग पे भी नाम लिखा हुआ है, कहेगा यार इसको देखना चाहिए। 5 फाइलें पड़ी हुई हैं रद्दी सी और आपकी फाइल चमक रही है, तो आपकी फाइल पहले उठाएगा, पहला इंटरेस्ट लेगा। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन इन्फ्लुएंस कर जाता है लोगों को जब हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मैं तो इसमें बहुत अच्छे से आके पहला पेज कलर प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ कई बार और फोटो वोटो लगा के दे देता हूँ, उसको लगता है कि थोड़ी सी अलग बन जाए कम से कम। तो कुछ इस तरह करें। और आखिरी पॉइंट जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जान है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। मैं जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ मैं सारा डिस्कशन करता हूँ आदमी से। मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर 10 लाख की बनी हुई है, सेम फील्ड की, सेम टर्म लोन है, सब कुछ सेम है, मैं चाहूँ तो सिर्फ उसका नाम बदल के उस व्यक्ति को दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरा 1 घंटा उससे डिस्कशन करता हूँ,
पूरे पॉइंट समझता हूँ, क्या बिजनेस कर रहा है क्या है, ताकि उसे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की नॉलेज मिल जाए। पर यूनिट कॉस्ट भी मैं उसी से कैलकुलेट करवाता हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट 90% प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे केस में जो मैं बनाता हूँ दूसरा व्यक्ति बनाता है जो मुझसे काम करवा रहा है। बेसिक डाटा वो बना के देते हैं, प्रेजेंटेशन मैं बनाता हूँ, लेकिन उससे होता क्या है, एक तो पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है बंदे को जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है, ताकि जब बैंक में डिस्कस करता है तो उसे मज़ा आता है। और जब मेरे से बनवाते हैं ना, उन्हें बड़ा मज़ा आता है, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ यार यहाँ कमी है, यहाँ मुझे इन बातों को ध्यान रखना है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, रेंट मुझे इतना ही रखना है, सेल मुझे इतनी दिखानी है, तो ये पॉइंट कवर हो जाते हैं। अगर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं रखी और उसने पूछा कि आपकी पहले साल कितनी सेल है, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट खोल लो, सर एक में कौन सा पेज है, हाँ ये ला 93 लाख की सेल है जी मेरी। अरे ऐसा नहीं करना, आपको याद होना चाहिए कि मेरी पहले साल सेल इतनी है और किस कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ, मेरी मशीन की कैपेसिटी कितनी है, मैंने आदमी कितने रखे हैं। मैं एक सिंगल पेज का पूरा क्रक्स बना के देता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पहले पेज पे ही, ताकि आदमी जब बैंक जाए तो उसको पढ़ ले, हैंड टू हैंड बात हो जाए। कितने आदमी रखने हैं आपने जी, 8 आदमी रखूंगा, कितनी सैलरी है, 70 लाख सैलरी होगी जी टोटल मिला के। ये पॉइंट जब हम डिस्कशन करते हैं फटाफट, तो बैंक मैनेजर भी इंटरेस्ट लेता है कि हाँ यार इसको प्रोजेक्ट वो बनी हुई है, इसको बिजनेस की नॉलेज है। और जब हम 1-to-1 रिलेशन देते हैं बिना कागज देखे, फाइल जो बन रही है वो सिर्फ एक रखने के लिए है, बैंक मैनेजर को पढ़ने के लिए, आपके पढ़ने के लिए नहीं है। आपको तो इसका रट्टा होना चाहिए, एक एक पेज, 8वें पेज नंबर पर ये है, 10वें पेज नंबर पर ये है जी, अच्छा बैलेंस शीट कौन से पेज पे, सर 12वां नंबर निकालिए जरा एक बार, 12 पेज पर होगी। ऐसे जब बोलेंगे आप, इतना मजा आएगा आपको भी और बैंक मैनेजर को भी, हाँ भाई कोई बंदा आया रियल में जो लेगा। आपको बाकी लोगों से हटकर काम करना है ताकि बैंक मैनेजर इंटरेस्ट ले ले। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैं बनाता हूँ, कौन कौन से पॉइंट उसके अंदर डालता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है। ये है दोस्तों हमारी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबसे पहले हमारा आता है कंटेंट, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या है, पेज नंबर के साथ ये सब पॉइंट 25 पॉइंट एक अच्छी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होने चाहिए। फिर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का क्रक्स, कि भैया पूरा क्रक्स क्या है प्रोजेक्ट का, ताकि एक पेज में देख के ही बैंक मैनेजर को या आपको पता चल जाए। यहाँ पर मोटर डिटेल्स, यहाँ इंट्रोडक्शन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, रॉ मटेरियल, इकोनॉमिक्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कितनी कैपेसिटी है मेरी मशीन की, कितना प्रोडक्शन करेगी। फिर यहाँ पे स्टार्ट होती है मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में, कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मीन्स ऑफ फाइनेंस मैंने बनाया है, 9.5 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मोटा मोटा। फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, ब्रेक इवन की वर्किंग होती है यहाँ पे। ब्रेक इवन के बाद टर्नओवर का पूरा ब्रेकअप दिखाते हैं कि कितना केजी प्रोडक्शन हो रहा है, कितने डे वर्किंग है, क्या रेट है, कितने दिन काम चलेगा, उसके हिसाब से हमारी सेल आती है। ऐसा नहीं है कि 9,42,000 रुपये की सेल फिगर इकट्ठी डाल दी, उसका एक बेसिस होना चाहिए हमेशा। फिर ब्रेक इवन पॉइंट की वर्किंग करते हैं कि कितने पे मेरा ब्रेक इवन आएगा, यानी कि यहाँ पे 27% चलाने पे भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रिकवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हैं इस तरीके से, जितने भी सालों का लोन होगा उसी हिसाब से, 5 साल तो है, एक एक्स्ट्रा भी कैपेसिटी के साथ 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ बनाने के बाद फिर हम बनाते हैं टर्म लोन, ये हमारा ईयरली बनता है और एक बनता है ईएमआई। फिर ये आती है हमारी बैलेंस शीटें, बैलेंस शीटों के बाद फिर आता है हमारा P&L, यहाँ P&L है। P&L के बाद हमारा आता है CMA डाटा स्टार्ट हो जाता है, जितना भी CMA डाटा है। मैंने पहले बताया था डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में CMA डाटा भी होना जरूरी है। CMA डाटा के बाद रेशियो एनालाइज, ये देखिए कितनी सारी रेशियो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशो जो हम बना के दे रहे हैं। जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 1 या 2 रेशो होती हैं, यहाँ पूरी आती हैं, नीचे भी हैं और ज़्यादा रेशो हैं। अब यहाँ पे आता है पूरा EMI चार्ज, जितना भी आपने लिया है टर्म लोन का पूरा EMI चार्ज दिया जाता है मंथली बेसिस पे। अगर कोई मोरेटोरियम पीरियड है वो भी हम डालते हैं, हमेशा मोरेटोरियम हमें लेना चाहिए 2 से 3 महीने का, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है और EMI निकालने में भी आसानी रहती है। उसके बाद हम अपना रॉ मटेरियल के एड्रेस जो भी हैं मैंने बताया था, लिखते हैं प्रॉपर नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। फिर हम बनाते हैं इसका आखिरी का कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है, किस तरह से मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी है, क्या क्या इसमें अच्छी बातें हैं, और उसके बाद एग्जाम्पशन पे आके ख़त्म हो जाती है। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में मज़ा आया होगा और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने अब आपको दिखाई है काफ़ी अट्रैक्टिव लगी होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बनवानी है आपने मुझसे तो मैंने नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी है, फ़ोन भी है, और कमेंट बॉक्स में भी आप ड्रॉप कर सकते हैं अपनी डिटेल। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बिजनेस लोन के लिए बनवा सकते हैं। और दोस्तों अब मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, एक्सपर्ट सी सचिन के नाम से ही, तो आप वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं
ताकि जो डेली बेसिस पे अपडेट्स हैं लोन को लेके, फाइनेंस को, वहाँ मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो लोन के लिए होती है किसे कहते हैं, और आप किसी से बनवाते हैं और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरी जैसी नहीं है तो उसे मेरी वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, बताइएगा कि मुझे इसी तरह की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए ताकि मेरा लोन झटपट अप्रूव हो। जल्द मिलूंगा मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।